दमादम मस्त कलंदर हो गया। इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो गई है। खान साहब की तरफ से, शायद बाबर अवान साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से अदालत को फिर ये कदम उठाना पड़ा। एक और मिनी बजट आ गया है। जी हाँ, ये वही मिनी बजट है जो आना ही था, जो कि हमारी IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, मुआहिदा होने वाला है। गवर्नमेंट तो कह रही है जी हमने अमीरों के ऊपर लगाया है टैक्स, लेकिन हर टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको अमीर का कह के हर साल लगाया जाता है कि जी ये गरीबों के ऊपर कम से कम बोझ पड़ेगा, अमीरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसका असर होता है बराह रास्त वो आम पब्लिक के ऊपर होता है। और नाज़रीन, आज की तीसरी अहम बात जो कि सागदार ने इमरान खान को और रियासती अदारा को तमाम को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शाहिद मियाँ का सलाम। हमेशा की तरह नाजरीन, एक तख्लीकी वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हमेशा कहता होता हूँ ये, बल्कि मेरे हर वीलॉग का आगाज़ ही यहाँ से होता है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर एक मिनट और हर एक सेकंड के बाद सूरत हाल बदलती रहती है। चाहे वो सियासत हो, चाहे हमारी माशियत हो, चाहे हमारी अखलाकियात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सब कुछ आनन फानन बदलता रहता है। इस 24 घंटों में बहुत कुछ हो गया है जिसका खदशा था। जी हाँ, दमादम मस्त कलंदर हो गया। वो क्या हुआ है? सबसे पहले बात हम करेंगे, इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो गई है। आपको शायद याद होगा, मेरे पिछले वीलॉग में भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता होता हूँ कि मेरे वीलॉग को ज़रा मुकम्मल सुना कीजिए और उसको ज़हन नशीन रखा कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरी पेशन गोई कहाँ तक सच साबित हुई है कि नहीं हुई है। मैंने कहा था कि इमरान खान के दोनों फ़ैसले आने वाले हैं जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं। आज उनके एक केस में ज़मानत मनसूख हो गई है, मुस्तरद हो गई है, ज़मानत खारिज हो गई है, जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई का केस था, जिसकी काफ़ी हेयरिंग चलती रही थी। और आज जो स्पेशल इंसदाद दहशत गर्दी के जज साहब है, उन्होंने आज सुबह ही बाबर अवान साहब को कहा था कि इससे ज़्यादा हम आपको स्पेस और क्या दें। इमरान खान साहब को कहें कि वो आज 2 बजे तक हाजिर होकर हाज़िरी लगवाएं, नहीं तो कानून को अपना रास्ता लेना होगा। जिसके ऊपर बाबर अवान साहब ने कहा जी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मुझे इमरान खान से मशवरा करना है। लेकिन खान साहब की तरफ से, शायद बाबर अवान साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से अदालत को फिर ये कदम उठाना पड़ा। आगे क्या होगा, मुल्क की सियासत की सूरत हाल किस तरह से बदलती जा रही है, लम्हा बल लम्हा जानने के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ। इसके साथ में दूसरी अहम बात जो आज की बहुत, जिसको समझिए कि शायद सियासी पंडित हैं, समझ रहे हैं कि आज का ये जो फैसला आया है ये मुल्क की तारीख की सियासत का रुख भी बदलेगा। और इसके साथ आज नाज़रीन एक और मिनी बजट आ गया है। जी हाँ, ये वही मिनी बजट है जो आना ही था, जो कि हमारी IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, मुआहिदा होने वाला है। आज इस बजट आने के बाद एक वर्चुअल सेक्शन होगा और उम्मीद है कि 1-2 दिन में सारे मामला तय पा जाएंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी। मैं हर वीलॉग में एक बात को बावर कराने की कोशिश बार बार करता हूँ, क्या कभी किसी का, गरीब का किसी ने सोचा है? बजट कहना, बजट बनाना, बजट पेश करने वालों के लिए तो शायद बहुत आसान हो, क्योंकि उनके तो कलम से लिखा ही जाना है और वज़ीर ख़जाना साहब के अल्फाज से अदायगी ही होनी है। लेकिन इससे आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और कल से, बल्कि आज इस बजट जो आ चुका है फौरी तौर पर नाफिज अमल भी हो जाएगा, उसके बाद एक आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, इसके ऊपर कभी किसी ने सोचा है? खुदारा मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। जी हाँ नाज़रीन, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है।
तमाम लग्जरी आइटम्स के ऊपर GST बढ़ा दी गई है बकौल वज़ीर ख़जाना जनाब साग डार साहब की तरफ से। ये वही साग डार साहब है, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जिन्होंने आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले एक तड़ी लगाई थी कि खबरदार होशियार, मैं आ रहा हूँ, डॉलर नीचे आ जाए। वो डॉलर नीचे नहीं आया, डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन डॉलर की परवान जारी होने के काफ़ी दिनों बाद डॉलर दोबारा 4 पे नीचे आया है। एक खुशाइन मुस्बत बात है, लेकिन इसके साथ जैसे मैंने पहले कहा 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस, ये नए टैक्सेस किस किस सेक्टर में लगे हैं इसका अंदाज़ा गवर्नमेंट तो कह रही है जी हमने अमीरों के ऊपर लगाया है टैक्स, लेकिन हर टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको अमीर का कह के हर साल लगाया जाता है कि जी ये गरीबों के ऊपर कम से कम बोझ पड़ेगा, अमीरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसका असर होता है बराह रास्त वो आम पब्लिक के ऊपर होता है। वो मिडोकर्स और लोअर क्लास और मिडल लोअर क्लास और मुल्क का वो तबका, मेहनत कश तबका, डेली वेजेस का तबका, उसके ऊपर होता ही होता है। मैं हमेशा, बल्कि हर यानी कि तज़िया करने वाला यही कहता है कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मरहलों से गुजर रहा है। मुल्क के पाकिस्तान में आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी थे। एक आपने देखा मुल्क की तारीख में बहुत बड़ा सैलाब आया जो अभी तक हमें उसका सामना करना पड़ा है, और इसके अलावा फिर ये IMF वाला मामला, और अभी ये तलवार जो हमारे पर लटकी हुई थी, ये वक्ती तौर के ऊपर तलवार हट तो जाएगी लेकिन सुख का सांस भी आ जाएगा, लेकिन कितने दिन तक बाकी रहेगा ये दोबारा से आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल बताता जाऊँ आपको। एयर टिकट्स जो है वो 20% तक महंगी कर दी गई है। जो लोग बिज़नेस क्लास में एक्सक्लूसिव यानी सफ़र करते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में, उनको 20% ज़्यादा टिकट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। शादी ब्याह की तकरीब कहा, यहाँ भी कहा गया ये अमीरों के लिए किया गया, लेकिन जब टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली वो हॉल्स के ऊपर लगेगा और उसका भी इम्पैक्ट आम आवाम पर ज़रूर आएगा। उसके ऊपर भी 10% तक एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया गया। जो अखराजात होंगे शादी ब्याह के मद में, जो शहाना चीज़ें हैं, लेकिन ये तो अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। हमारे यहाँ शादी ब्याह इतना बड़ी रस्म बन चुकी हुई है और जिसके ऊपर हम इतना ख़र्चा कर देते हैं। ये अमीर लोग तो ठीक है, वो अफोर्डिंग पीपल कर सकते हैं, लेकिन बेचारे वो लोग भी मैंने देखा नाज़रीन जो कर्ज उठाकर अपनी जायदादों को गिरवी रख कर अपनी, और बाज़ जगहों पर तो अपने ज़ेवरात और अपने जानवर वगैरह भी गिरवी रख के कर्ज उठा के इस तरह की फजूलियात किस्म के रसूमात सर अंजाम देते हैं, और बाद में बेचारे उसी सारी उम्र एक शादी करके दूसरी बच्चे की शादी तक वो पहले वाला कर्ज उतारते रहते हैं। इसके ऊपर तो मैं गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे कम से कम ये अखराजात कंट्रोल हो गए, और बल्कि इसके ऊपर वन डिश की पाबंदी के साथ साथ इसकी टाइमिंग की पाबंदी को भी पीछे लाना चाहिए, ताकि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी एनर्जी है वो भी बच सके। ये बहुत एक खुश आइन फैसला है गवर्नमेंट पाकिस्तान का। इसके अलावा सीमेंट की बोरी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम ड्यूटी इसकी बढ़ा दी गई है, जो कि कहा जाता है पहले भी ये फैसला था लेकिन इसको रिवाइज़ किया गया है। इससे कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री जो कि रिवाइवल कर रही थी उसको थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा शैम्पू और बिस्किट्स, जैम्स, जेलीस, और इसके अलावा स्वीट्स और सिगरेट्स, और इसी तरह जो मशरूबात है जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, और उसके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। फ़ौरी तौर पर नाफिज अमल है। इसका भी कहा यह जा रहा है ये अमीरों की चीज़ें हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका भी आम इंसान के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी अहम बात यह है कि जो असल वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी तकरीर में बजट सेक्शन, जो मिनी बजट की तकरीर में कहा है, जिसको पूरे हाउस ने भी इंडोर्स किया इस बात को कि जी इससे हमारी इकानमी मुस्तहकम होगी, इससे हमारा देखिएगा रुपया मुस्तहकम होगा और दोबारा GDP की ग्रोथ भी होगी, और पाकिस्तान दोबारा से उसी डगर पर चल निकलेगा जिस डगर से इन नलायक माजी के हुक्मरान थे बकौल साग डार साहब के, उन्होंने इसको गामजन किया था। देखते हैं लेट्स सी ये कहाँ तक होती है चीज़, कहाँ तक नहीं। हर जाने वाली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर
اسی طرح کا ملبہ گراتی ہے۔ میرے اپنے خیال میں ناظرین، مجھے بھی تجزیہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک مدت ہوگی، سب لوگ جو آنے والا ہوتا ہے وہ جانے والے کے اوپر اس طرح کے ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو سرخرو کر دیتا ہے۔ ٹیوبویل سولر سسٹم کو کافی زیادہ کہا گیا کہ اس کو لگایا جائے گا، 75,000 ٹیوبویلز کو سولر انرجی کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، جس سے انرجی کرائسس بھی کم ہوگا۔ یہ ایک اچھا خوش آئند بات ہے۔ اور اس سارے بجٹ میں جو میں انسپائر ہوا ہوں گورنمنٹ کے اس فیصلے سے، وہ آئی ٹی سیکٹر ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کو جس طرح سے حوصلہ مند طریقے سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر تمام ٹیکسز کو ویو کرنے کا کہا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تخمینہ لگایا ہے ہم نے کہ آئی ٹی سیکٹر اس سال اور اگلے سال تک پاکستان کی بیک بون ثابت ہوگا اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے۔ خیر، اس کے اوپر ماضی کی گورنمنٹ نے بھی بہت کام کیا گیا تھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن دیر آئے درست آئے، چلے اس گورنمنٹ کو بھی خیال آ گیا کہ آئی ٹی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ آئی ٹی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ ایک ایسی اکانومی ہے جو ہماری ٹیکسٹائل، چاہے ہماری ایگریکلچر انڈسٹری ہو، یہ پھر بھی ان کے اوپر زوال آ سکتا ہے، لیکن آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹ کے اوپر ناظرین کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ پاکستان اس وقت دنیا کے بڑے فری لانسرز انڈسٹری میں سے کہا جائے تو چوتھے بڑے ملک کا شمار ہے دنیا میں اس وقت، لیکن اگر کوشش یہی تھی تمام آئی ٹی سیکٹر کی کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہمارے پر سے ٹیکسز ہٹائے جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ پاکستان میں زر مبادلہ آئے۔ جس طرح سے جو تصویر جو خاکہ پیش کیا ہے فنانس منسٹر نے، اس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی اس میں اگر ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں، اس کی اگر ہم خوراک کی بات کریں، فوڈ کی بات کریں، آئٹمس کی بات کریں، اس کے اوپر بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو انہوں نے لگژریز آئٹمس کہہ کے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کو دیکھا جائے براہ راست بقول ان کے غریب کے اوپر اثر کم پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس میرا نہیں خیال کوئی خل تھا۔ اگر میں سمجھتا ہوں اتنی مہنگائی بڑھنے کے بعد، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا 30 سے 35% مہنگائی بڑھنے کے بعد بھی اگر ہم سٹیبل ہو جائے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرا خیال ہے پھر بھی ہمیں امید کا دامن صاف رکھنا چاہیے، جو کہ نہیں لگ رہا ہے۔ یہ 35 سے 45% تک مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اور ناظرین، آج کی تیسری اہم بات جو کہ ساکھدار نے عمران خان کو اور ریاستی ادارہ کو تمام کو دوبارہ سے مذاکرات کی دعوت دی ہے اور اکانومی چارٹر سائن کرنے کا کہا ہے اور بیٹھ کے بات کرنے کا کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے تمام اداروں کو، ریاستی اداروں کو بشمول اپوزیشن کو مل کے آ کے بیٹھ کر ہمیں سے بات کرنی چاہیے اور اس کے اوپر مل کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ مل کے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ میرا اپنے خیال میں یہ ایک اچھی آفر ہے دوبارہ سے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کو بھی سیریسلی سوچنا چاہیے۔ اور میں دوبارہ بات کروں گا اپنی اسی بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو زمانہ منسوخ ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا ملک کی سیاست میں، جو ہلچل مچے گی وہ کل اور پرسوں میں آپ کو پتہ چلے گی۔ دوسری جو کیس تھا ان کا بینکنگ کورٹ میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پہلی اس کو 22 فروری تک اسٹے دے دیا کہ 22 فروری تک فیصلہ نہ سنایا جائے۔ عمران خان صاحب کے لیے تھوڑی سی مشکل زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت، مشکل حالات جن کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا اب، اور میں ذہنی طور پر بھی وہ اس کے لیے تیار ہے، لیکن آنے والے دن میں کیا ہوگا یہ میرے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا مائی اوپینین ود شاہد میاں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔